हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 23 करेंगे। आज मैं फिर से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैं आपको बता दूँ पहले की तरह कि अगर आप मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को कर लेते हो तो ये आपके सारे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी एंड किसी भी स्टेट लेवल ऑफ पीएससी, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। मैंने एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनाया है एंड उससे ज़्यादा और एडवांस में मैंने बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी हूँ। तो इससे बाहर आपको किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको इससे ज़्यादा कुछ भी और चैप्टर को भी डीप में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने जो लॉन्ग एंड शॉर्ट्स वीडियो डाला है तो इन दोनों को मिलाकर अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो आपको कुछ भी और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Overusing fertilizers depletes the soil and makes it dash, so it should be treated with dash such as dash when the soil lacks essential nutrients or when it becomes dash incorporating organic matter becomes crucial। यहाँ ये बोला जा रहा है कि जब हम फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉइल को डिप्लीट कर देता है और उसको क्या बना देता है, तो उसको वो बना देता है एसिडिक। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। उसको अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो सॉइल जो है वो हमारा एसिडिक हो जाता है, इसलिए उसको हम किस चीज़ से फिर ट्रीट करेंगे? ऑब्वियसली एसिडिक हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस से ट्रीट करेंगे। तो हमारा सेकंड जो ब्लैंक है उसमें बेस आएगा और बेस में फॉर एग्जांपल स्लेक्ट लाइम डालेंगे। और जब सॉइल जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें ख़त्म होने लगता है या फिर वो बेसिक होने लगता है तो उसमें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ जाता है कि हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब थोड़ा क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। जब हम फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, पार्टिकुलरली नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र, तो वो सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, अब सॉइल की एसिडिटी को कैसे बढ़ाता है? तो वो सॉइल में क्या करता है कि हाइड्रोजन आयंस के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, पीएच को ऑब्वियसली डिक्रीज़ कर देगा और इस वजह से वो एसिडिक हो जाएगा। फर्टिलाइज़र जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसमें मिनरल एसिड्स होता है, इसलिए वो सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज़ कैसे कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया एसिडिक है तो उसको बेस डाल के न्यूट्रलाइज़ कीजिए। बेस में भी हम मैक्सिमम क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अल्कलाइन सॉल्ट्स जो है उसमें हाई पीएच कंटेंट होता है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज़ कैसे कर सकते हैं? उसमें हम जब ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज़ हम कर सकते हैं। तो इस तरह से एसिडिक सॉइल को और अल्कलाइन सॉइल को हम किस तरह से न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं ये आपने देखा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेरिएंस मीन्स डिफरेंस इन द क्वांटिटी और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिप्सम को हम क्या कहते हैं? बेसिकली जिप्सम को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट क्यों? क्योंकि उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसलिए वो डाइहाइड्रेट कहलाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, वैसे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 3/2। अब हम क्लैरिफिकेशन में देखते हैं। क्लैरिफिकेशन में देखिए कि ये जो हमारा जिप्सम है उसका मैंने फॉर्मूला लिखा, CaSO4.2 वाटर गिव राइज टू जिप्सम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड CaSO4.1/2 वाटर गिव राइज टू प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल 2 - 1/2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विद अ pH ऑफ 4 टोमेटो जूस इज कंसिडर्ड। अगर टोमेटो जूस का pH 4 है तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि pH 7 से जो नीचे होता है, बिलो होता है, वो एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू विनेगर एंड कर्ड शेयर। विनेगर और कर्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो वो सॉर टेस्ट का होता है। जो सॉर टेस्ट होता है विनेगर और कर्ड में, वो उसके एसिड प्रेजेंट होने की वजह से होता है। उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड कर्ड में और एसिटिक एसिड विनेगर में, और इस वजह से उसका टेस्ट कैसा होगा? सॉर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर पीएच लेवल्स। ये जो है ऑप्शन, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसका जो लेवल है पीएच को, उसके असेंडिंग ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज करना है। सोडा वाटर में सबसे कम पीएच होता है, देन वाटर में जो है उसमें ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा पीएच किसका होता है? ब्लड का होता है। तो क्लैरिफिकेशन में आप देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो पीएच है सॉल्यूशन का वो उसके हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस की वजह से हमें पता चलता है। ठीक है, तो जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होगा तो वहाँ पर पीएच लो हो जाएगा और एसिडिटी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक जो जिस भी सॉल्यूशन का जो भी सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो उसका जो पीएच होता है वो कितने से कितने तक होगा? तो 0 to 6.9 होगा। और जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो पीएच हाई हो जाएगा और वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? 7.1 to 14 होता है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? तो 7 होता है। तो सोडा वाटर जो है वो कार्बोनेटेड होने की वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है,
है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है और इसको एसिडिक बना देता है। और इसका पीएच कितने के कितने बीच होगा, तो इसका पीएच 3 से 4 के बीच होगा। ठीक है, और वाटर का जो पीएच है वो तो न्यूट्रल रहता है, 7 होता है। और ब्लड जो चूँकि अल्कलाइन होता है तो वो 7 से ज़्यादा पीएच मेंटेन करता है, दैट इज़ 7.35 टू 7.4। इसलिए ऑप्शन में आप देखिए ब्लड का सबसे ज़्यादा पीएच होगा, उससे कम वाटर का होगा और सबसे कम सोडा वाटर का होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी वाटर मोलिकुल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर फाउंड इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट के सिंगल मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 7। क्लैरिफिकेशन में देखिए वाटर जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और इसलिए इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कंबाइंड वेट ऑफ वाटर विद इन अ सब्सटेंस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड इज जनरली प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। Upon hitting, iron 2 sulfate undergoes the initial loss of its water of crystallization, transforming the original green crystals into a brown anhydrous solid. अब जो हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म है, ठीक है, तो द हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म ऑफ FeSO4.7 वाटर इन अ वाटर सॉल्यूशन अंडरगोज अ ट्रांजिशन टू बोथ द हेप्टाहाइड्रेट एंड टेट्राहाइड्रेट फॉर्म्स व्हेन द टेम्परेचर रीचेज 56.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टी जो है उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा टैनिक। क्लैरिफिकेशन में देखिए वेरियस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है वो अपना डिस्टिंक्टिव जो अलग से जो उसमें फ्लेवर आता है उसमें कुछ एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से उसका कुछ अलग से फ्लेवर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए टी में टैनिक एसिड होता है तो उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग रहता है, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है तो उसका फ्लेवर अलग रहता है, और टैमरिंड्स में टैटेरिक एसिड होता है तो उसका फ्लेवर अलग रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ट्रीटिंग मार्बल चिप्स विथ HCl रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ विच गैस। जब हम मार्बल चिप्स लेते हैं और उसमें अगर हम HCl उसके साथ HCl डालते हैं तो उसमें किस गैस का लिबरेशन होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लैरिफिकेशन में देखिए मार्बल चिप्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट्स का, मार्बल चिप्स क्या है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड देगा। तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव राइज टू कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अमॉन्ग द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड टू, ये कुछ स्टूडेंट्स अंकित, नितिन, दीपिका, गुंजन एंड पूजा, उनको एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसका पीएच जो है, अंकित के पास जो सॉल्यूशन उसका पीएच 1.2 है, नितिन के पास जो सॉल्यूशन उसका पीएच 13.5 है, दीपिका के पास जो सॉल्यूशन उसका पीएच 10 है, गुंजन के पास जो सॉल्यूशन उसका पीएच 7.4 है एंड पूजा के पास जो सॉल्यूशन उसका पीएच 2.2 है रेस्पेक्टिवली। ओके, तो उसको आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस से आपको अरेंज करना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी जो डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है तो उसका पीएच क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पीएच ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो सॉल्यूशन हाईली अल्कलाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीएच किस सॉल्यूशन में है, और ये सबसे ज़्यादा पीएच किसका है 13.5, और ये किसका है, तो ये है नितिन का। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नितिन के पास जो सॉल्यूशन है उसका पीएच सबसे ज़्यादा है तो इसलिए उसका OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन भी सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम दीपिका का है, उससे कम गुंजन, उससे कम पूजा एंड उससे कम अंकित। ठीक है, तो इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज एन एसिड बेस इंडिकेटर फॉर ए स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स। तो जिन बच्चों को जो दृष्टि बाधित है, जो अपने आँख से सही ढंग से देख नहीं सकते, तो उनके लिए कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर काम आएगा, तो उनके लिए बेस्ट इंडिकेटर एसिड बेस का होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, उसके सेंट से, ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर है उसमें जो सॉल्यूशन है उसमें वो एक ऐसा सेंट प्रोड्यूस करता है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो लेबोरेटरी में आसानी से किया जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट को। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हमारा एग्जांपल होगा ओनियन, क्लोव ऑयल एंड वैनिला। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले वीडियो में मैं फिर से 10 to 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।